हर हर महादेव दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे आपके फोर्थ सेमेस्टर की ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट फर्स्ट। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का। ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो इंग्लिश में तो आप पढ़ लेना, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर यानी कि आप और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। मतलब ये दोनों के बीच ब्रिज बनाता है जिससे आप इजीली कंप्यूटर यूज कर सको बिना हार्डवेयर टेक्निकल डिटेल जाने। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इसका काम है मेमोरी रैम को मैनेज करना, सीपीयू को एलोकेट करना, फाइल्स और डिवाइसेस माउस प्रिंटर एक्सेट्रा को कंट्रोल करना, प्रोग्राम को रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। ओएस की वजह से यूजर को हार्डवेयर के कॉम्प्लेक्स पार्ट को डायरेक्टली समझने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कीबोर्ड या माउस से जो काम करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर तक पहुंच जाता है। सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट का ओएस है जो मोस्टली पीसी में यूज होता है या लैपटॉप में, पीसीज में। लाइनक्स का नाम सुना होगा आपने, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोग्रामर्स और सर्वर में पॉपुलर है। फिर मैक ओएस का नाम सुना होगा, एप्पल के कंप्यूटर लैपटॉप के लिए होता है। एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए सबसे कॉमन ओएस है। फिर आ जाता है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे फर्स्ट है आपका सिंपल बैच सिस्टम। अब सिंपल बैच सिस्टम से आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। सोचो तुम्हारे पास 10 स्टूडेंट हैं जो अपना होमवर्क एक टीचर को दे देते हैं। टीचर सारे होमवर्क एक साथ चेक करता है एक एक करके। यहाँ यूजर कंप्यूटर से डायरेक्ट बात नहीं करते, सब काम एक क्यू में होता है। एग्जाम्पल पुराने जमाने के बड़े कंप्यूटर्स जैसे कि IBM 1960s। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हमारे मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम। अब इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम। सोचो टीचर एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक कर रहा है, तभी वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है तो टीचर दूसरे स्टूडेंट का होमवर्क चेक करना स्टार्ट कर देता है। मतलब सीपीयू एक काम रुकते ही दूसरा काम पकड़ लेता है। इससे टाइम वेस्ट नहीं होता। तो जो मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम होते थे, एक बार में मल्टीपल जॉब्स मेमोरी में लोड होती थी। जब एक इनपुट के लिए रुकती है तो सीपीयू दूसरी जॉब एग्जीक्यूट करता है। इससे सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है। ओएस डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब पहले चलेगी। फिर होते हैं आपके टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब इसे भी सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक वेटर एक टेबल पर ऑर्डर लेता है, फिर तुरंत दूसरे टेबल पर चला जाता है। सब लोगों को लगता है कि वेटर उनका काम कर रहा है। ऐसे ही सीपीयू हर यूजर का काम बहुत तेजी से स्विच करके करता है। एग्जाम्पल यूनिक्स सिस्टम। फिर आए आपके पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। ये सिस्टम एक सिंगल यूजर के लिए होते हैं, जैसे तुम अपना लैपटॉप या फोन यूज करते हो। इसमें तुम्हारे लिए माउस, आइकन्स और विंडोज होते हैं जो काम इजी बनाते हैं। एग्जाम्पल विंडोज, मैकओएस ऑन पीसीज और लैपटॉप। पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम ही चल रहे हैं आजकल। फिर आए हमारे पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम भी समझते हैं हम। मान लो, सोचो आप एक काम को 4 लोग मिलकर एक साथ कर रहे हैं तो काम फास्ट हो जाएगा ना। ऐसे ही एक से ज्यादा सीपीयू एक साथ काम करते हैं, इसमें फास्ट स्पीड मिलती है प्लस रिलायबल सिस्टम मिलता है। फिर होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसे हम ऐसे समझते हैं, एक ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स हैं, सब एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। हर कंप्यूटर भी अलग काम करता है पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, सर्वर्स एक्सेट्रा। फिर है हमारे रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए हार्ट पेशेंट का मॉनिटर मशीन, अगर उसमें 1 सेकंड का डिले हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है तुरंत रेस्पॉन्स देना बिना डिले के। एग्जाम्पल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल मशीन्स, रोबोट्स वगैरह। तो यहाँ पे आपके सिस्टम्स के टाइप खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, आपके मेमोरी मैनेजमेंट। सबसे पहले मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेन मेमोरी रैम एंड सेकंड मेमोरी स्टोरेज हार्ड डिस्क। द ओएस मैनेज हाउ मेमोरी इज यूज्ड एंड एलोकेट इट टू डिफरेंट प्रोसेस। तो कंप्यूटर की मेमोरी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले है मेन मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, जो कि फास्ट होती है। फिर आती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क स्लो पर परमानेंट स्टोरेज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मेमोरी को मैनेज करता है, यानी कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी लेगा ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस। सबसे पहले हम समझते हैं लॉजिकल एड्रेस। ये एड्रेस सीपीयू बनाता है जब कोई प्रोसेस रन होता है। फिजिकल एड्रेस ये रियल एड्रेस होता है जो रैम में होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट,
इसको आप याद रखिएगा MMU को, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसकी फुल फॉर्म बताइए MMU की। ये क्या होती है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक MMU होती है जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करती है। जैसे मान लीजिए तुम मैप पर कोई लोकेशन देख रहे हो अपने फोन में, तो वो क्या हो गया? जो आप लोकेशन देख रहे हो वो हो गया उसका लॉजिकल एड्रेस। पर असली जगह पर पहुंचना फिजिकल एड्रेस, यानी कि फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस आपके फोन में है और फिजिकल एड्रेस वो वहीं पे है जहाँ पे वो जगह है। तो ऐसे ही लॉजिकल एड्रेस CPU बनाता है, और जो फिजिकल एड्रेस होता है ना वो एक्चुअल लोकेशन होती है जो मेमोरी में यानी कि रैम में होती है। अब आया था स्वैपिंग, अदला बदली, प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोसेस बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क। जब मेमोरी फुल हो जाए, मान लीजिए आपने बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चला दिए, तो आपकी क्या होगी? रैम जो होती है वो फुल हो जाएगी। तो OS क्या करेगा? OS कुछ डेटा को रैम से, जो पुरानी एप्लीकेशन है, मान लीजिए अभी आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं और बैकग्राउंड में क्रोम भी खोल रखा है, इंस्टाग्राम भी खोल रखा है, तो उसमें से जो डेटा होगा ना, उसका डेटा कुछ वो रैम से हटाकर हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर देगा, सेकेंडरी स्टोरेज में आपका ट्रांसफर कर देगा। जब जरूरत होती है तो फिर वापस से रैम में लेता है। मान लीजिए व्हाट्सअप बंद कर दिया आपने, दोबारा से क्रोम चला दिया, तो वो जो डेटा है क्रोम वाला वो फिर वापस आपकी सेकेंडरी मेमोरी से रैम में ले लेगा। इससे क्या होगा? इससे CPU ज्यादा काम कर पाता है, लेकिन कभी कभी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो हो जाएगी, मेमोरी की अदला बदली करेंगे तो स्पीड स्लो हो ही जाएगी। तो आप समझ गए स्वैपिंग क्या होती है, अदला बदली। अब आ जाते हैं आपका कंटीजियस एलोकेशन पे। अब हम कंटीजियस एलोकेशन को ऐसे समझते हैं। मान लीजिए तुम्हारे पास एक बड़ा बेंच है, जैसे आपके कॉलेज में बेंचेस होती है ना, उस बेंच पर 4 बच्चे एक के बाद एक के बाद एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं, कोई गैप नहीं है। अब क्या होगा? उसको ही बोलते हैं कंटिन्यूअस एलोकेशन, मतलब प्रोसेस को रैम में एक ही कंटिन्यूअस ब्लॉक में दिया जाता है लाइन में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कंटिन्यूअस एलोकेशन में? मान लीजिए अगर कोई बीच वाला बच्चा उठ गया और वो पतला सा है, तो वो जगह जो खाली स्पेस बनेगा वो छोटी बनेगी। लेकिन एक बड़ा बच्चा आ गया मोटा तगड़ा, तो वो उस जो खाली स्पेस है वो उसमें बैठ नहीं पाएगा। इसी प्रॉब्लम को कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जब कंटिन्यूअस एलोकेशन में मेमोरी बीच में से एक छोटी स्पेस खाली हो जाती है, तो उसकी वजह से जो बड़ी स्पेस वाली प्रोसेस होती है वो उसमें फिट नहीं हो पाती, उसको ही बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को भी याद रखिएगा, कंटिन्यूअस एलोकेशन को भी याद रखिएगा। कंटिन्यूअस एलोकेशन का मतलब है प्रोसेस को रैम में एक ही कंटिन्यूअस ब्लॉक में दिया जाता है, एक लाइन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? वही प्रॉब्लम होती है जो मैंने अभी आपको बताई है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो कंटिन्यूअस एलोकेशन में कौन सी प्रॉब्लम होती है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब आ जाता है इसके बाद पेजिंग। पेजिंग में आपका क्या होता है? सोचो तुम्हारे पास एक किताब है और उसके पेजेस अलग अलग अलमारी में रख देते हो आप। प्रोसेस को पेज में डिवाइड किया जाता है और रैम को फ्रेम्स। हर पेज को किसी भी खाली फ्रेम में रख सकते हैं। अब प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में, जिनको पेज बोला जाता है, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, और रैम को छोटे छोटे टुकड़ों में, मेमोरी को डिवाइड कर दिया जाता है, उनको फ्रेम बोला जाता है। तो जो आपके प्रोसेस के टुकड़े हैं ना, पेजेस, उसको किसी भी फ्रेम में रख देते हैं। तो इसमें फायदा क्या होता है? जगह छोटी हो या बड़ी हो तब भी काम चल जाता है, मेमोरी का बेटर यूज होता है। जैसे किसी भी रूम में कोई भी पेज डाल दो, नंबरिंग से ढूंढ लेंगे। पेजिंग ये होती है, प्रोसेस को पेज में डिवाइड किया जाता है और रैम को फ्रेम्स में, हर पेज को किसी भी खाली फ्रेम्स में रख देते हैं। अब आ जाते हैं आपके सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन क्या होता है? मान लीजिए एक नोटबुक है जिसमें फर्स्ट सेक्शन में मैथ है, सेकंड सेक्शन में इंग्लिश है, थर्ड सेक्शन में साइंस। ये हर सब्जेक्ट अलग अलग पार्ट में है, यानी कि सिगमेंट। प्रोसेस को भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं, एक को कोड में कर लेते हैं, प्रोसेस के एक पार्ट को, दूसरे पार्ट को स्टैक में, तीसरे पार्ट को डेटा में। इससे फायदा क्या होता है? सब कुछ क्लियर होता है, हर सेगमेंट का साइज अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सेगमेंटेशन भी खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं वर्चुअल मेमोरी। देखो अब जो मार्केट में फोन आ रहे हैं कोई भी कंपनी के, तो उसमें क्या लिखा होता है आप ध्यान दीजिएगा, उसमें लिखा होता है 8+8 GB रैम। तो वो एक्चुअल रैम तो आपकी 8 GB होती है, तो वो जो 8 GB रैम एक्स्ट्रा बनाई होती है वो रैम बनाई होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से। जब ऐसे ही कंप्यूटर में, जब कंप्यूटर के पास रैम कम पड़ जाती है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क का एक हिस्सा टेम्परेरी रैम जैसे यूज करता है। इसी को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। मान लीजिए आप एक
बैग लेके जाते हैं, पिट्ठू बैग छोटा सा, उसको मान लो रैम, और एक बैग लग रहा है आपकी बाइक में बड़ा सा बैग, उसको मान लेते हैं हार्ड डिस्क सेकेंडरी में। जब उस छोटे से बैग में जगह फुल हो जाएगी तो आप क्या करोगे, कुछ जो होगा स्पेस ना, अपनी बाइक वाले बैग का यूज कर लोगे, कुछ बुक्स जो है वो आपके उस वाले बैग में रख दोगे, जरूरत पड़ने पर उसे निकाल के दोबारा से अपने उसमें ले आओगे। वैसे ही काम करता है वर्चुअल मेमोरी। तो आपको वर्चुअल मेमोरी समझ में आ गई। वर्चुअल मेमोरी सिंपल सा है, सम स्पेस हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी से लेकर उसको एज ए रैम प्रिटेंड कर दिया जाता है, उसको ही बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, अब आ जाते हैं डिमांड पेजिंग पर। इसमें डिमांड पेजिंग, जब कोई पेज चाहिए होता है और रैम में नहीं होता तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को हार्ड डिस्क से रैम में लेके आता है। इससे मेमोरी का यूज कम होता है। अगर पेज रैम में नहीं मिलता तो पेज फॉल्ट होता है। अब यहाँ पे आपकी दो डेफिनेशन आपको याद करनी है। डिमांड पेजिंग क्या होती है, जब पेज आर लोडेड इनटू मेमोरी ऑन व्हेनली रिक्वायर्ड। जब कोई पेज चाहिए होता है और रैम में नहीं होता तो उस पेज को हार्ड डिस्क से रैम में लाया जाता है। और जब कोई पेज जैसे चार रखे हैं और रैम में नहीं है तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन को बोलेंगे पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट इज अकर व्हेन पेज इज नॉट इन मेमोरी। अब आ जाता है पेज रिप्लेसमेंट। जब रैम फुल हो जाती है और एक नया पेज लाना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक पुराना पेज हटा देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेज रिफ्रेश। अब आपने कभी सिचुएशन फील की होगी, मान लीजिए आपने बहुत सारे प्रोग्राम खोल दिए अपने विंडो और आपकी मेमोरी हो गई फुल और आप दूसरा प्रोग्राम खोलना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप जो करंट में प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं उसमें से एक या दो प्रोग्राम को हटा दोगे मेमोरी से, यानी कि उसे क्लोज कर दो। फिर आपका जो नया वो है प्रोग्राम वो खुल जाएगा। ऐसे ही होता है पेज रिप्लेसमेंट। जब मेमोरी रैम फुल हो जाती है और एक नया पेज लाना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक पुराना पेज हटाना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। अब इसकी एल्गोरिदम होती है कुछ, जैसे कि आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा फीफो लीफो, ऐसे ही सबसे फर्स्ट एल्गोरिदम है फीफो। क्यू में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट इन फर्स्ट। तो फीफो में क्या होगा, जो पेज सबसे पहले आया था उसे सबसे पहले हटा दो, जैसे लाइन में जो सबसे पहले खड़ा है वही पहले निकलता है। फिर एल्गोरिदम होती है एलआरयू, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। जो पेज सबसे लंबे टाइम से यूज नहीं हुआ, ऐसे ही खुला पड़ा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो उसी पेज को हटा दो। जैसे ही एक किताब के जो पिछले महीने से नहीं पढ़ी उसको हटा दो। फिर होता है ऑप्टिमल, जो पेज फ्यूचर में सबसे देर तक नहीं यूज होने वाला उसे हटा। हमें पता है कि हम सेकंड सेमेस्टर में हैं, या फिर हमें पता है कि हम फोर्थ सेमेस्टर में हैं और हम सिक्स सेमेस्टर की बुक का अभी यूज नहीं करेंगे एक साल तक, तो क्या है, उस वाली बुक्स को कहीं और रख दो, उसको हटा दो सामने से। अभी केवल और केवल फोर्थ सेमेस्टर की बुक्स रखो। तो यही होता है। तो फीफो में क्या होता है, जो सबसे पहले आया है वो हटा देंगे पहले। एलआरयू में जो जिसका काम कम यूज हो रहा है अभी उसको हटा देंगे। ऑप्टिमल में क्या होगा, जिसका फ्यूचर में यूज कम होगा उसको हटा देंगे। तो ये थी आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, फीफो, एलआरयू, ऑप्टिमल। शॉर्ट फॉर्म, इनकी शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म भी याद कर लेना और इनको भी एक बार अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, आ सकती है। अब आ जाते हैं डिमांड पेजिंग परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है हर पेज फॉल्ट रेट से। जितना कम पेज फॉल्ट होगा उतनी अच्छी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी, और जितना ज्यादा पेज फॉल्ट होगा उतना ही सिस्टम स्लो होगा। पेज फॉल्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, क्या होता है पेज फॉल्ट। अब आ जाते हैं एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स। एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स में सबसे फर्स्ट है आपका फिक्स्ड एलोकेशन, हर प्रोसेस को बराबर फ्रेम मिलते हैं। सेकंड है वेरिएबल एलोकेशन, जिसको ज्यादा मेमोरी चाहिए उसको ज्यादा फ्रेम मिलते हैं। फिर आ जाता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, ये थ्रेशिंग है, थ्रेडिंग नहीं है। जब हर वक्त पेज फॉल्ट होता रहता है और ओएस बस पेज ही स्वैप करता रहे, प्रोसेस एग्जीक्यूट ही ना करे। मान लीजिए तुम हर सेकंड में बुक ढूंढ रहे हो अलमारी से, फिर रख रहे हो, ढूंढ रहे हो, निकाल रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो बस अब इसमें ही लगे रह जाओगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप सिस्टम बिजी हो जाएगा। ऐसे ही जब हर वक्त पेज फॉल्ट होता रहे और ओएस बस पेज ही स्वैप करता रहे, प्रोसेस एग्जीक्यूट ही ना हो, इसे ही कहते हैं थ्रेश। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, दो तीन इस यूनिट की, ये लास्ट होंगी। सबसे पहला होता है वर्किंग सेट मोड। ओएस देखता है कि अभी कौन सा पेज चाहिए
और बस वही रखता है रैम। फिर होता है प्री पेजिंग, जरूरत पड़ने पर पहले ही पेजेस रैम में ला दिए जाते हैं। पेज साइज, छोटी पेज ज्यादा ओवरहेड होगी, बड़ी पेज ज्यादा मेमोरी वेस्ट करेगी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी, पेज रिप्लेस करने का तरीका फेयर और एफिशिएंट होना चाहिए। पेज रिप्लेसमेंट मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इसके साथ साथ आपको फर्स्ट यूनिट मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आपसे मिलेंगे सेकंड यूनिट के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।